डुमरी उपचुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कैंडिडेट को लेकर तस्वीर भी साफ हो रही है। कल जहां तक बेबी देवी मैदान में थी, डुमरी के उस चुनावी मैदान में अब फाइनल हो गया है कि एनडीए से कैंडिडेट आजसू का होगा। तो आपको बता दें कि जब से बिगुल बजा है डुमरी उपचुनाव का, उसके बाद से लगातार सियासी माहौल बना हुआ है। एक और जहां जेएमएम की उम्मीदवार बेबी देवी मैदान में है, वहीं दूसरी ओर से अब एनडीए की ओर से भी, यानी कि एनडीए ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं कि आजसू का जो उम्मीदवार है वो एनडीए की ओर से कैंडिडेट बनेगा। और अब उसके बाद जो पूरा ये मुकाबला है डुमरी उपचुनाव का, ये दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट भी आया है और छात्र राजनीति भी इस चुनाव में इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता शहनवाज का। डुमरी उपचुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है और जो जो पार्टियां इन्वॉल्व हो रही हैं उनका क्या कुछ असर इस पूरे उपचुनाव में देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो सीधे रुख करेंगे शहनवाज का। शहनवाज, एनडीए ने भी अब अपना पत्ता साफ कर दिया है, एक और जेएमएम, एक और एनडीए की ओर से आजसू का उम्मीदवार, और अब जो एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि खतियानी मोर्चा भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो इसे आप कैसे देखते हैं, कितना असर छोड़ पाएगी ये छात्र राजनीति? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि डुमरी का जो बाई इलेक्शन है वो एनडीए और यूपीए दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन अब तक ये माना जा रहा था कि ये चुनाव एनडीए वर्सेस यूपीए या यूपीए वर्सेस एनडीए होना है, लेकिन एक त्रिकोण बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कितना इफेक्टिव होगा नहीं होगा ये तो चुनाव के वोटिंग परसेंटेज से ही तय हो पाएगा। लेकिन एक त्रिकोण इस लिहाज से बन रहा है कि उस क्षेत्र में छात्रों की ज़बरदस्त गोलबंदी रही है। जयराम महतो सरीखे जो नेता है वो आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के, मूलवासियों के मुद्दे को लेकर के, 1932 के खतियान के विषय पर लेकर ये 60-40 के विरोध में तमाम जो गोलबंदी करते रहे हैं। ये माना जा रहा था कि जयराम महतो जो सरीखे नेता हैं वो झारखंड भाषा खतियानी मोर्चा जो उन्होंने बनाया है उसके तहत वो उम्मीदवार देंगे, लेकिन अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। आज उनके नेताओं से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर के उनकी कमेटी जो है वो आत्ममंथन कर रही है, उम्मीदवार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन इस बीच जो पूर्व विधायक हैं सूर्य सिंह बेसरा, उन्होंने एक मंच तैयार किया है, यूँ कहें एक मोर्चा तैयार किया है, झारखंड खतियानी मोर्चा। उसके बैनर तले एक स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतारने की घोषणा हुई है। चूँकि ये जो सारी प्रक्रिया है वो आवेदन के माध्यम से आगे बढ़ रही है, लिहाजा बताया यह जा रहा है कि 14 तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद सूर्य सिंह बेसरा का जो मोर्चा है वो इसको तय करेगा और उनकी तरफ से, यानी मोर्चा की तरफ से एक उम्मीदवार होगा जो वहाँ का स्थानीय होगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश जरूर हो रही है कि एनडीए वर्सेस यूपीए या यूपीए वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई चल रही है उसमें बीच में अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई जाए, जिसके तौर पर मोर्चा ने, यानी झारखंड खतियानी मोर्चा ने अपनी कोशिश की है। लगातार ये कोशिश उस टाइम से हो रही है जब से रामगढ़ का बाई इलेक्शन हुआ है। आपको याद होगा कि रामगढ़ के बाई इलेक्शन में बहुत सारे छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन यूं कहें कि ज्यादातर जो छात्र नेता थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद कहीं न कहीं उनको निराशा भी लगी थी। ये माना जा रहा था कि डुमरी बाई इलेक्शन, चूंकि संभावित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये आखिरी बाई इलेक्शन होगा झारखंड में, लिहाजा कहीं न कहीं छात्रों की अपनी तैयारी थी। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इस वक्त ज्यादातर जो एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन है वो आ चुके हैं। सीजीएल का एग्जामिनेशन होना है, पीजीटी का एग्जामिनेशन होना है, 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। लिहाजा ज़्यादातर जो छात्र हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं ये कोशिश हुई है छात्रों की तरफ से कि उनको अभी डिस्टर्ब नहीं किया जाए और डुमरी के बाई इलेक्शन में कोई छात्र नेता, प्रोमिनेंट छात्र नेता मैदान में किस्मत नहीं आजमाएंगे। लेकिन इस बीच जो पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, उनके मोर्चे की तरफ से ये कोशिश हुई है कि हम एक उम्मीदवार देंगे जो ना तो एनडीए का होगा ना यूपीए होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश होगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये कितना असरदार होता है। जी शहनवाज, आपने जिक्र किया सूर्य सिंह बेसरा का। अगर हम सूर्य सिंह बेसरा की बात करें तो उन्होंने भी लगातार झारखंड के मुद्दों को उठाया है और उनके साथ भी एक लोगों का समर्थन है। तो क्या लगता है जो ये तीसरा दावेदार उभर कर आ रहा है इस उपचुनाव में, ये किस हद तक यूपी और एनडीए के बीच कांटा बनने की कोशिश करेगा रास्ते में?
देखिए, अगर रामगढ़ बाई इलेक्शन को आप अगर मापदंड के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये निराशा ज़रूर लगेगी कि छात्र नेताओं की उपस्थिति है वो नहीं के बराबर रही है। कुछ एक उम्मीदवार मैदान में उतरे थे लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। इससे ये लगा कि जो रुझान है वो फिलहाल छात्रों के पक्ष में बना नहीं है। लेकिन रामगढ़ बाई इलेक्शन से लेकर के डुमरी उपचुनाव तक चीज़ें बहुत बदली हैं। सरकार ने कई दावे किए, कई वादे किए। इस बीच मानसून सत्र आया, सदन के अंदर और सदन के बाहर छात्रों के हित में कई बातें कही गई, कई कमिटमेंट दिखाए गए। 60-40 के बारे में स्पष्टता आई है और इस बीच कई वैकेंसी भी आई है। लिहाजा कुछ हद तक माहौल बदला है। मैंने जैसा पहले बताया कि छात्रों का ये जो टाइम है, ये जो रुझान का वक्त है, ये कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों का दौर है। लिहाजा वो अभी इलेक्शन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने सूर्य सिंह बिसरा का जिक्र किया, वो लगातार इस बात की कोशिश करते हैं और पॉलिटिकल पंडित एक मजाकिया लहजे में कहते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो सूर्य सिंह बिसरा आपको एक्टिव नजर आएंगे। बहरहाल छात्रों के मुद्दे को लेकर वो कहीं कहीं अग्रेसिव नजर आते हैं। उनके साथ कई छात्र नेता जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये कोशिश है कि हम छात्र नेताओं को लेकर के आगे एक विकल्प पेश करें। लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में जहां इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, वहां पर एक विकल्प तैयार करना एक दुरूह कार्य, एक बेहद मुश्किल काम है। और फिलहाल छात्रों ने जो कोशिश की है वो उसकी शुरुआत है। इसे हम अंजाम नहीं कह सकते या बहुत परिपक्व या बहुत ज्यादा मैच्योर्ड नहीं कह सकते हैं। लिहाजा उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं ना कहीं एक छात्रों की उपस्थिति उस क्षेत्र में है और दोनों ही जो गठबंधन ये कोशिश कर रही हैं कि छात्रों का समर्थन उन्हें मिले। लेकिन इस बीच जो आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता हैं देव शरण भगत, उन्होंने कहा है कि जो छात्रों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ है। लिहाजा ये आंदोलन का लाभ कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। लिहाजा वो इस आंदोलन को अपने लिए बेनिफिशियल मानते हैं। जी चलिए, धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डुमरी उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। मुख्य दावेदार एनडीए और यूपीए के बाद अब खतियानी मोर्चा भी शामिल हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरे चुनाव में कहां तक अपना जो प्रदर्शन है, कहां तक अपना असर है, वो खतियानी मोर्चा दिखा पाती है। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।